आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। देखिए, दिए गए प्रश्न में हमें यह बताया जा रहा है कि यदि कोई वस्तु है जो h ऊंचाई से, मतलब पृथ्वी तल से यदि एक निश्चित ऊंचाई को देखें तो h ऊंचाई से गुरुत्वीय क्षेत्र के अंतर्गत विरामावस्था से नीचे गिरती है, मतलब प्रारंभिक वेग उसका 0 था, अब वहां से वो नीचे गिरती है, तो इस दूरी के अंतर्गत उसका वेग होगा, ये हमें पूछा गया है विकल्प के रूप में। v बराबर u धन gt के रूप में इसका मान प्रस्तुत होगा, v बराबर 1/2 at वर्ग के रूप में इसका मान प्रस्तुत होगा, कि v बराबर वर्गमूल 2gh के रूप में इसका मान प्रस्तुत होगा, या v का मान जो अंतिम वेग मान है उसका वो v u वर्ग धन 2gh के रूप में प्रस्तुत होगा, ये हमें पूछा जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम कल्पना कर लेते हैं कि मान लीजिए पृथ्वी तल है, यहाँ पर पृथ्वी तल की स्थिति हमने बना रखी है, ये हमारे लिए पृथ्वी तल होता है। तब हम बोल सकते हैं कि पृथ्वी तल से नीचे की ओर, देखिए नीचे की ओर यदि हम देखते हैं तो यदि किसी एक निश्चित दिशा पर ही हम देखें तो गुरुत्वीय क्षेत्र यहाँ पर मौजूद है, गुरुत्वीय क्षेत्र मौजूद है तो यहाँ पर पृथ्वी का तल है। अब यहाँ पर जैसे बोला गया है प्रश्न में कि पृथ्वी तल से कोई वस्तु, मान लीजिए कोई एक स्थान है, ठीक है, ये स्थान यहाँ पर हम देखते हैं पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई कितनी, पृथ्वी तल से उसकी ऊंचाई है यहाँ पर जैसे प्रश्न में दिया गया है स्मॉल h से हमने ले लिया उसे, ठीक है, स्मॉल h से उस वस्तु को ले लिया, वस्तु की स्थिति कुछ इस तरह से यहाँ पर हमने बना रखी है, ठीक है। पहले बोला जा रहा है कि वो विरामावस्था में है, विरामावस्था, तो हम उसके लिए उसके प्रारंभिक वेग को क्या बोले, u बराबर उसके मान को 0 हम बोलते हैं। अब बोला जाता है कि विरामावस्था से यदि नीचे गिरती है तो वो गुरुत्व के अधीन गिरेगी, ये हमें पता है, और गुरुत्वीय त्वरण का मान जो गुरुत्व के अधीन गिरेगी तो उसके लिए उसके त्वरण का मान क्या होगा, उसके त्वरण का मान यहाँ पर बराबर होगा गुरुत्वीय त्वरण के बराबर, ठीक है, और गुरुत्वीय त्वरण की दिशा भी कहाँ, नीचे की ओर, इसलिए इसका मान धनात्मक g के रूप में मान प्रस्तुत होगा यहाँ पर उसके त्वरण का, ठीक है, नीचे की ओर है तो इसलिए g हमने धनात्मक लिया है। अब बोला जा रहा है तो इस दूरी के अंतर्गत उसका वेग कितना रहने वाला है, वेग कितना रहने वाला है ये हम ऊर्जा के संरक्षण के नियम से बता सकते हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम से बताएं तो पहली स्थिति, प्रारंभिक स्थिति उसकी क्या रहने वाली है, बिंदु 1 या विरामावस्था या एक निश्चित ऊंचाई h पर पृथ्वी तल से। दूसरी स्थिति उसकी रहने वाली है, चलिए पृथ्वी तल से कुछ दूरी पहले, या हमने कोई ये स्थिति बना दी है इस स्थिति पर। अब हमें यही इसी स्थिति पर वेग की गणना करनी है कि वेग कितना होगा, ठीक है। इसे किस प्रकार हम कर पाए, तो पहली स्थिति पर जब वह रखी गई है तो उसमें निहित ऊर्जा को हम क्या बोलेंगे, निहित कुल ऊर्जा को हम यहाँ पर बोल पाते हैं कि कुल ऊर्जा होगी, किसके बराबर होती है कुल ऊर्जा, यहाँ पर यांत्रिक जो कुल ऊर्जा है वो उस वस्तु के लिए उसकी स्थितिज ऊर्जा जिसे हम Pe से व्यक्त करते हैं, और गतिज ऊर्जा Ke से हम इसे व्यक्त करते हैं। तो पहली स्थिति हमारे पास है, इसलिए Pe1 और Ke1 के रूप में हम इसके मान को प्रस्तुत करते हैं कि कुल निहित ऊर्जा, या हमने Te के रूप में कुल ऊर्जा को प्रस्तुत किया है Pe1 और Ke1 के रूप में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं विरामावस्था में है तो उसका वेग 0 रहने वाला है, वेग 0 होगा तो गतिज ऊर्जा का मान उस वस्तु का उस स्थिति पर 0 रहने वाला है, तो कुल ऊर्जा जो होगी Te1 के रूप में वो केवल उसकी स्थितिज ऊर्जा के बराबर होगी। तो स्थितिज ऊर्जा को किस प्रकार लिखा जाता है, देखिए कोई वस्तु है, वह गुरुत्वीय क्षेत्र के अधीन उससे किसी निश्चित ऊंचाई पर अपनी स्थिति के कारण जो ऊर्जा धारण किए हुए हैं उसे हम बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, जिसका मान होता है m, उसके द्रव्यमान, उस कण के लिए उसके द्रव्यमान m, चलिए उसके द्रव्यमान को हमने m से प्रदर्शित कर रखा है, यहाँ स्मॉल m से m, और यहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g और जो स्थिति ऊंचाई पर है h के रूप में, ये हमें ऊर्जा के मान को बताता है पहली स्थिति पर। इसी तरह दूसरी स्थिति पर उसके ऊर्जा के मान को देखें, दूसरी स्थिति पर निहित कुल ऊर्जा, अब देखिए इसका मान होगा Pe2 के रूप में धन यहाँ Ke2 के रूप में। अब देखिए वस्तु यहाँ पर पृथ्वी के तल के समीप है तो वहाँ पृथ्वी देखिए गत्यावस्था में भी है तो उसकी स्थिति तो होगी नहीं। अब पृथ्वी तल के नजदीक है तो हम ये मान सकते हैं कि h का मान काफी कम है, तो यहाँ पर कुल ऊर्जा का मान Te2 के रूप में हम प्रस्तुत करते हैं, तो स्थितिज ऊर्जा के मान को हम यहाँ पर 0 ले लेते हैं। अब केवल जो गतिज ऊर्जा होती है उस वस्तु की वो उसके लिए कुल निहित ऊर्जा को बताती है। तो गतिज ऊर्जा को किस प्रकार से लिखा जाएगा, 1/2, यहाँ पर गुणा हमने किया m, और जो वेग होगा वो निश्चित वेग v से यदि गिरती है नीचे तो उसे हमने v से प्रस्तुत कर रखा है, इसका मान होगा v वर्ग के बराबर। तो हमें देखिए दूसरी स्थिति पर कुल ऊर्जा का मान भी मिल गया। अब हम जानते हैं कि कुल ऊर्जा का मान नियत रहता है किससे, ऊर्जा संरक्षण नियम से। ऊर्जा संरक्षण नियम के आधार पर जो ऊर्जा प्रत्येक बिंदु पर समान होती है, मतलब A पर कुल ऊर्जा
बराबर 2 पर कुल ऊर्जा, इसे क्या लिखा जाएगा, TE1 बराबर TE2। तो पहले के लिए जो ऊर्जा थी स्थितिज ऊर्जा के रूप में, उसका मान था mgh के रूप में, और दूसरी स्थिति पर जो ऊर्जा है उसका मान है 1/2 m यहाँ पर v वर्ग के रूप में। m और m के मान कटेंगे। इस प्रकार v का मान यदि हमें देखना है तो क्या आता है, v का मान वर्ग के रूप में हमारे पास आता है 2gh। तो देखिए v का मान केवल हमें निकालना है, दोनों पक्षों में हमने वर्गमूल किया तो इसका मान बनता है वर्गमूल 2gh के बराबर। यही हमें उस पत्थर के लिए जो नीचे गिरती है उसके लिए उसके वेग को बताता है। तो वर्गमूल 2g आया मान, हमें यहाँ पे देखना है कि उसका वेग कितना होगा, तो विकल्प सी के रूप में हमारे पास उसका वेग वर्गमूल 2gh के रूप में सही प्राप्त होता है। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।